डॉक्टर साहब, आजकल बड़ा फैशन है कॉस्मेटिक्स की दुनिया में सर कि वो ग्लूटाथायोन के इंजेक्शन जो हैं ये कॉम्बिनेशन कॉकटेल बनाकर लगाए जाते हैं और ये मार्केट में जो है वो अवेलेबल भी हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भी अवेलेबल हैं। ये क्या चीज़ है और ये क्या करता है? या ग्लूटाथायोन एंटीऑक्सीडेंट है, यानी कि बॉडी की इन्फ्लेमेशन को कम करेगा। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है कि जो हमारे मेलानोसाइट्स हैं जो स्किन को डार्क करते हैं, ये उनको इनहिबिट करता है, उनको मिनिमाइज करता है। ग्लूटाथायोन लिवर में पैदा होता है बेसिकली? नहीं, ग्लूटाथायोन जो है ये एक केमिकल है, एक मटेरियल है जो इंजेक्शन की फॉर्म में और ओरल फॉर्म में दिया जाता है। इंजेक्टेबल ग्लूटाथायोन इज नॉट अप्रूव्ड बाय एफडीए। एफडीए अप्रूव नहीं है, No, लेकिन it is दुनिया में not. इस्तेमाल हो रहा है डॉक्टर साहब। सर बात सबसे बड़ी ये है कि दुनिया में वो कुछ यूज़ होता है, पाकिस्तान में स्पेशली। मैं पाकिस्तान को दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा कहता हूँ जहाँ सब कुछ ट्रायल यहाँ होते हैं, क्योंकि यहाँ गिनी पिग्स हैं हम सारे। हम सब का जो है ना, वो कहते हैं जी बंदा दवाई से मर गया हो जी, अल्लाह ने मंजूर सी, अल्लाह ने लिखी है, नहीं हुई सी अल्लाह ताला को। तो हम लोग हर बात में वो बात करते हैं कि जी बस खुदा ताला ने इतनी लिखी थी। अब जब एक चीज़ अप्रूव्ड ही नहीं है, वहाँ रिसर्च हो के जब वो एक अमेरिकन एफडीए फेडरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटीज़ ने कह दिया अप्रूव्ड नहीं है और हम लगा रहे हैं, इसके साथ किडनी कॉम्प्लिकेशन और फेलियर का डर है ग्लूटाथायोन इंजेक्शन के साथ। अच्छा। और ये मैंने बारहा प्रोग्राम में आपके भी और बाकी भी मैं कहीं जाता हूँ तो कहता हूँ कि ये अप्रूव्ड ही नहीं है। ग्लूटाथायोन की टैबलेट्स दी जा सकती हैं जो डर्मेटोलॉजिस्ट देते हैं, जो हम लोग एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन सी भी एंटीऑक्सीडेंट है। ये वो चीज होती हैं जो बॉडी के चेहरे को ग्लो देती हैं, जो पिगमेंटेशन से। इसका मतलब विटामिन सी का सीरम फेस पे लगाया भी जा सकता है। सीरम इज वेरी गुड। अच्छा। विटामिन सी का सीरम, मैं तो विटामिन सी का सीरम, हाइलुरोनिक एसिड सीरम, रेटिनॉल, ये तो मैं इतना अपने पर सब कहते हैं रेटिनॉल आंखों को नहीं लगाना चाहिए। नहीं, रेटिनॉल इरिटेट करता है। रेटिनॉल जो है वो आपकी देखो ना, आइसोटेटिनोइन जो है जब भी वो आंखों में जाएगा वो तो इरिटेट करेगा, रेड हो जाएंगी आंखें। इट शुड जस्ट टच योर स्किन। ठीक है, स्किन को टच करें। इससे फायदा क्या होता है? रेटिनॉल से चेहरे पे ग्लो आती है, चेहरे पे जो पिगमेंटेशन है, स्कार्स हैं एक्नी के, वो कम हो जाते हैं, फ्रेकल्स को फर्क पड़ता है। तो हाइलुरोनिक एसिड जो है वो भी यही करता है। ग्लूटाथायोन की वाइटनिंग लोशन और सीरम भी अवेलेबल है, खाली खाने वाली नहीं, इंजेक्टेबल नहीं यूज करने चाहिए, उनके साथ प्रॉब्लम आती है। लेकिन ग्लूटाथायोन टॉपिकली अगर आप यूज करें तो बहुत फायदा है। मैं वापस आके कॉकटेल की भी बात करता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम कॉलर फरियाल जी। सर की हाल है? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। हुक्म सर बेटा मेरा 14 साल ਦਾ माशाअल्लाह ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸੀਨਾ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। अच्छा। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨ ਸਕਦਾ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ, ओए ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਗਰਮੀਆਂ ਚ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਦੀਆਂ ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਤਲੀਆਂ ਤੇ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ जी सर। ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਤਲੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ है? जी सर। ठीक, डॉक्टर साहब को बात पूछना। बिल्कुल ठीक। उम्र कितनी है बच्चा? 14 साल का। 14 साल का। और पसीना सिर्फ हाथ और पाँव की तलियों। इसको कहते हैं हाइपरहिड्रोसिस। ये बीमारी है। इसका बेस्ट इलाज है बोटॉक्स इंजेक्शन। अच्छा। हाँ जी, वो अब आ गए हैं, लेकिन और हाथों में, लेकिन वो हर 6 से 9 माह बाद इन्होंने लगाने होंगे, वन टाइम नहीं है। ये आए हमारे पास, हम इसके बच्चा हो कुछ हो उसमें हम लोकल एनेस्थीसिया दे के जहाँ जहाँ वो पसीना आता है हम उसको मार्क करते हैं, उसको बंद पाँव और हाथ को, और वहाँ इंजेक्शन लगा देते हैं। 9 महीने के लिए बिल्कुल पसीना खत्म। वो बच्चा, इसका कोई और इलाज नहीं है। और इसका और बाकी दवाइयाँ हैं, बहुत दवाइयाँ हैं। अपना एल्यूमिनियम क्लोराइड 20% सोल्यूशन हम देते हैं मार्केट में बनवा के, और डिफरेंट नामों से अवेलेबल है। उसके बाद कुछ और भी देसी टोटके हैं जो किए जाते हैं, पहले भी किए जाते रहे थे, लेकिन आजकल जो इसका बेस्ट इलाज है वो बोटॉक्स है। ये बोटॉक्स की इंजेक्शन हर 9 महीने बाद लगवाएं, 6 माह बाद, बच्चा ठीक रहेगा। ये बात मेरे ख्याल में यहाँ तक पहुँच गई होगी। ये बहरहाल एक तकलीफ अमल तो है, लेकिन इससे निजात का 1 साल तक के लिए, 6 महीने 9 महीने तक के लिए यही एक सोल्यूशन है जी। अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब अली। क्या हाल है सर? ठीक ठाक हो सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये एक आपसे बात करना था। बिस्मिल्लाह। सर ये मुंह के अंदर बहुत ज्यादा छाले हैं और पीठ के पीछे दाने निकलते हैं। ये बहुत सालों साल से पड़ी है, ये पीठ के पीछे दाने हैं। पित्त के यानी जिस्म के पीठ के पीछे दाने निकलते हैं, वो खत्म होते ही नहीं, और मुंह के अंदर छाले भी बहुत ज्यादा है। बच्ची की है। आपके निकलते हैं किसी और के?
मेरे मुंह के अंदर छाले हैं जी, मैं मोहम्मद सलीम बात कर रहा हूं। मुंह के अंदर छाले हैं, काफी दिन महीना हो गया, खत्म नहीं हो रहा है। इनमें पीप भी पड़ती है? हाँ जी, मुंह के अंदर छाले नहीं होते सर, छाले। हाँ, छाले मतलब पस वाले छाले हैं? हाँ, फर्स्ट वाले छाले सर। जो कमर के पीछे हैं वो भी पस वाले हैं? नहीं नहीं, वो कमर के पीछे वो नहीं, वो छोटे छोटे दाने हैं, छोटे 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 दाने हैं। आपकी वो उम्र निकलते कितनी हैं, है? वो खत्म हो जाते हैं, निकलते हैं, खत्म हो जाते हैं। उम्र कितनी है आपकी? मेरे 34 साल। 34 साल। आप गज़ा के अंदर बाहर की गज़ा लेते हैं कुछ ज़्यादा? क्या सर? को बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं? नहीं सर, मैं फौज में हूँ सर, फौजी में हूँ मैं, उधर दाल छाल ही खाते हैं। हाँ सर। फौजी दाल चाल ही खाते हैं। अच्छा ठीक है, डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहते हैं? आपको शुगर तो नहीं है? नहीं सर, शुगर नहीं है सर। और कोई बीमारी, कोई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, कोई हार्ट प्रॉब्लम? कुछ भी नहीं है सर, मेरा बिल्कुल सर ये आपको दाने। ठीक मैदे का मसला है? कोई पेट में कोई एसिडिटी, तदाबियत रहती हो, या कोई आपको डकार आते हो, खट्टे डकार आते हो खाना खाने के बाद? नहीं सर, पेट के अंदर कोई ये जो कब्ज का मसला रहता है, कब्ज का मसला। ठीक। सिगरेट पीते हैं? नहीं सर, सिगरेट नहीं पीते हैं। ठीक, मैं जवाब दे देता आपको कहना चाहिए था कि सिगरेट अफोर्ड ही नहीं कर सकता। सिगरेट कहाँ से पीनी है? ठीक है, डॉक्टर साहब की बात सुनिएगा। हूं। इसको कहते हैं एफ्थस अल्सर, एफ्थोसिस, जो मुंह वाले हैं, एफ्थोसिस। जो एफ्थोसिस है। इसके बड़े रीजंस हैं। हाँ। एक तो इसका रीज़न होता है बैड ओरोडेंटल हाइजीन। अगर मुंह में आप डेली ब्रश ना टूथपेस्ट करते नहीं हो। करते, ठीक है। आप ब्रश नहीं करते, आपका मुंह में स्मेल आती है, ठीक। आपके दांत ठीक नहीं है। अच्छा, वो लोग जिनके डेंचर्स लगे हुए हैं, जिन्होंने हो सकता है। आर्टिफिशियल दांत लगवाए हुए हैं, उनमें भी ये इन्फेक्शन आती है। ठीक है। फिर वो लोग जो दांतों में कीड़ा लग जाता है, ठीक। दांतों के कीड़े लगने के बाद भी आ जाते हैं, तो ये बैक्टीरिया है? ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो मुंह के अंदर आती है, एफ्थोसिस अल्सर कहते हैं। ये स्ट्रेस के साथ भी बढ़ जाते हैं। अच्छा। पान खाने वालों में, सिगरेट पीने वालों में, जो तंबाकू बहुत खाते हैं, नस्वार जो लोग रखते हैं उनको भी मुंह में, उनमें ये उनमें आ जाती है। यानी जब भी आपका मुंह की हाइजीन खराब नहीं होगी। होगी, आपके मुंह में दाने डॉक्टर साहब माउथ वॉश इस्तेमाल करना है? माउथ वॉश करने चाहिए, एंटीसेप्टिक माउथ वॉश मिलते हैं, वो हम देते हैं, उसके साथ फ़र्क पड़ता है। लेकिन सबसे पहले रीज़न ढूंढनी है। कि किस कुछ वजह? लोग कहते हैं जी मेरा तो मैदे में बड़ी तदाबियत है, कुछ कहते हैं मुझे खाना हजम नहीं होता, उस वजह से भी हो जाते हैं। फिर कुछ लोग जिनको शुगर है, उनमें ये बड़े कॉमन है। तो जगह पहले वजह ढूंढें, और वजह ढूंढने के बाद इसका इलाज मुकम्मल हम देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं, खाने को भी, लगाने को भी। और ये मुंह कमर में। के पीछे जो कह रहे हैं? और जो कमर के पीछे, वो तो पित्त के दाने हैं। पित्त के दाने। उनमें, क्योंकि पित्त के दानों में हम इसको पित्त के दानों को प्रिकली हीट कहते हैं, जी। इसलिए उसका पाउडर भी होता है? जी जी, प्रिकली हीट पाउडर भी देते हैं, वो भी लगाते हैं। और पित्त के दानों का तो बेस्ट होता है कि आप पसीने से बचाएं, जितना उसमें कूलर में, एसी में, पंखे में बैठ सकते हैं उतना बैठें। फौजी बेचारा कहाँ से बैठेगा इसी को के जो- अंदर? जो लेकिन वो दाल आपने रोटी जो है ना अपनी हाइजीन का बहुत ज़्यादा या, ख्याल रखना या। है। टूथब्रश जो है वो रेगुलरली करना है, माउथ वॉश जो है वो रेगुलरली इस्तेमाल करना है, और ख्याल रखना है कि आपको बदहज़मी जो है वो ना हो। या। ये ख्याल ज़रूर रखना है। और कब्ज़ जो है वो ज़ाहिर है एक सिम्टम है कि आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर है। रुखसाना, अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरा मैं पुत्र। लाहौर से बात कर रही हूँ। जी जी। मुझे प्रॉब्लम है कि मुझे एक तो छपाकी है, एलर्जी हो जाती है, बार बार धब्बड़ पड़ जाते हैं, सारे जिस्म पे? और वो जी सारे जिस्म पे? खारिश भी होती है उसमें, सारे जिस्म पे पड़ जाते हैं, किसी भी टाइम किसी भी चीज से हो जाती है। और अच्छा। ना अब तो मेरे जिस्म पे ना छोटे छोटे से तिल निकल रहे हैं, अच्छा। वो तेजी से बढ़ रहे हैं, और वो तिल जो से ना बड़े होके तो वो मस्से बन जा रहे हैं, काले काले। अच्छा ठीक। अच्छा ये हाँ, बताइए कि शुगर भी है आप, मुझे। शुगर है, यही बात आपने पहले ही जवाब दे दिया कि शुगर है। हाँ जी। आपका लिवर ठीक है, पेट ठीक है आपका? पेट मैदे का, बस आपको पता है शुगर की वजह से बस वो मैदे का भी कैप्सूल खाना पड़ता है। मैदे को क्या करना पड़ता है? कैप्सूल खाना पड़ता है ना मैदे के लिए। अच्छा, एंटी एसिड खाती हैं यानी कि आप? हाँ जी। अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक ठीक। डॉक्टर साहब आपकी एज कितनी है? मेरी 52 है। 52। हाँ। अच्छा, और आपका वज़न जो है, आप ज़रा हेवी फिजिक की हैं कि ज़रा स्लिम है? स्लिम ही हूँ मैं, ठीक ठीक। मोटी नहीं हूँ। ठीक। बस अच्छा जी, सबसे दरमियानी सी हूँ बस। ठीक। सबसे पहले तो ये देखना है कि इन्होंने खुद नोट करना है तरप्पड़ ये जो ये पढ़ते किस हैं चीज़ से पढ़ किस रहे हैं? चीज़ से हैं।
ये क्या खाती हैं, एक तो डायबिटिक हैं ऑलरेडी, शुगर की वजह से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, तो क़ुव्वत मदाफ़त तो कम है, लेकिन ये अब ख़वातीन जो होती हैं ये इनकी डाइट भी डिफरेंट होती है, कोई डाइटिंग पे होती है, कोई डाइटिंग नहीं करती होती, कोई ये मुर्गन ग़िज़ाएँ खा रही, तो ये खुद नोट करें कि मुझे किस चीज़ से हो रहा है। नंबर 1 पहले तो ये करें, इसके लिए सारे टेस्ट करवा लेने चाहिए। मैं ये कहा करता हूँ CBC कंप्लीट ब्लड काउंट, लिवर फंक्शन टेस्ट बड़ा ज़रूरी है, यूरिक एसिड बड़ा ज़रूरी है, उसके बाद अपना यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन। किडनीज के लिए क्या टेस्ट कराना? किडनी के लिए रीनल फंक्शन टेस्ट, जिसमें यूरिया और क्रिएटिनिन हो जाता है RFT। और औरतों में, ख़वातीन में जो इनकी उम्र है ना, इसमें UTI बड़ा कॉमन होता है, 40 जी UTI यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उसके लिए यूरिन एग्जामिनेशन कंप्लीट, और कई दफ़ा यूरिन का मैं कहता हूँ कल्चर भी करा लो, ताकि अगर उसके पास सेल्स आ रहे हैं तो कौन सी एंटीबायोटिक अगेंस्ट सेंसिटिविटी है। तो ये अगर ये टेस्ट सारे करा लें और पता चल जाए कि खुदा ना खास्ता इन टेस्ट में कोई मसला है, तो फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट और अपनी गायनोकोलॉजिस्ट से ज़रूर बात करें। कई दफ़ा जब मीनोपॉज आता है ना, तो एक चेंज जिनको मीनोपॉज 50s में है, तो अभी मीनोपॉज आया होगा 2-3 साल पहले, तो मीनोपॉज के बाद भी ये अर्टिकेरिया और छपाकी। लेकिन ये बात ज़हन में रखिएगा कि जिस शख्स को एलर्जी हो रही हो और बार बार ये चपाकी जो हो रही हो, उसको ये फैसला खुद करना पड़ता है कि मैं क्या चीज़ करता हूँ या क्या चीज़ खाता हूँ जिससे ये हो जाता है। उससे एलर्जी जो है वो हर किसी की अलग अलग हो सकती है। हमारे यहाँ बहुत से लोगों को ग्लूटन से एलर्जी होती है, ग्लूटन मुझे खुद एलर्जी है उससे, लेकिन ये ढूंढना खुद पड़ता है, कोई ढूंढ नहीं सकता आपको। उसकी इंडिकेशंस होती हैं, बॉडी के अंदर बहुत से सिम्टम्स चेंज होने शुरू हो जाते हैं।